बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। तमाम देखने और सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर मेहनत मजदूरी की चक्कर में हैं, उनको वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जून 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। नया हफ्ता शुरू हो रहा है, एक और इम्पोर्टेंट हफ्ता, खासकर ईरान और अमेरिका के मामलात या जंग के मामलात। और जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज हस्बे मामूल 4 मुद्दे हैं हमारे, उन पे बात करेंगे और कुछ खबरें हैं। सबसे पहला मुद्दा जो हमारा होगा वो ये कि अलविदा जनरल आसिम मुनीर, अलविदा जो जहान की जो औरतें थी या जो जहान के कठपुतली थे या जो जहान के नालायक थे, वो आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए और इसका अंजाम फिर क्या होता है और तालीम किस तरह इन जर्नैलों की दुश्मन है और तालीम से कितना इनको खौफ आता है। तो ये एक आपको वाकया सुनाना है, बहुत पुराना, लेकिन अभी भी उसी पे अमल दरामद हो रहा है। हमारा दूसरा मुद्दा है कि जब भी घुट के जो पावे एक बार गुजरा, बड़ा मशहूर गाना, मेरा ख्याल है नसीबुल्लाह का, हर स्टेज पे होता है। तो अब जो है, जब भी घुट के जो पावे एक बार यहूदिया, सारी उम्र रामांगी ताबेदार यहूदिया, जिस तरह जो है वो जिनेवा में या स्विट्जरलैंड में जफ्फियां डाली गई, बायस शर्म थी अपनी कौम के लिए। क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, रिज्मो हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कि जब बातिलों के सामने आए, दुश्मनों के सामने आए तो बातिल, लेकिन जहां पे उल्टा चक्कर है, ये लानती जब पाकिस्तान में होते हैं तो फिरौन होते हैं, पाकिस्तान में सोटे होते हैं, डांगे होती हैं, FIR होती हैं, और जब बाहर जाते हैं तो ईरानियों की तरह न इनमें गैरत होती है, न इनमें हमीयत होती है, न इनमें कोई गुस्सा होता है, और उनके सामने बिच बिच के ये जाते हैं। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जर्नैलों के बाप, जो ओरिजिनल बाप है जर्नैलों का, सियासी बाप मैं कह रहा हूं, रूहानी बाप, उसको हराने की सजा 280 साल तक पहुंच गई और जर्नैलों को इसकी कौन सी अदा पसंद है आज तक समझ नहीं आई। इस पे बात करेंगे। फिर इशराफिया को नवाजने के लिए कौन कौन से कवानीन यहां बनाए गए, लोगों को पता ही नहीं है। इस एक कानून की बात करेंगे क्योंकि आजकल खबरों में इन है वो आप दोस्त की शक्ल वाली वो शिजा फातिमा, वो इन है कि उसने जो है कानून पास करवाया है कि टेली कम्युनिकेशन जो कंपनियां हैं वो जहां चाहें वो खंबा गाड़ सकती हैं, किसी की छत पर, किसी के सहन में, किसी के बेडरूम में वो लगा सकती हैं। हाँ, ये ख्याल करना है कि किसी फौजी अफसर का घर ना हो, किसी फौजी अफसर का प्लाट ना हो, DHA ना हो, ब्लडी सिविलियंस के अगर ऊपर भी आप खंबा गाड़ दें उनके सीने पर फिर भी चलेगा, क्योंकि माल लंबा पकड़ा है शिजा फातिमा ने। तो बहरहाल जी, इस पे हम जो बात करेंगे, लेकिन आपको 1948 में लेकर जाऊंगा कि ये कोई अब की बात है। इस कौम के साथ क्या क्या ड्रामे होते रहे और हो रहे हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन इन मुद्दों पे आने से पहले हस्बे मामूल कुछ अंदरूनी और बैरूनी आपको खबरें देनी हैं ताकि आप अपडेट रहें कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। सामा कवल साहबा हैं MPA, इन्होंने बड़ी खूबसूरत तजवीज दी है, मैं इस तजवीज का हामी हूं। वो कहती हैं कि एक सूबा, उसका नाम रख दिया जाए नवाज, एक सूबे का नाम रख दिया जाए शबाज, एक सूबे का नाम रख दिया जाए मरियम, एक सूबे का नाम रख दिया जाए हमजा, और मुल्क का नाम रख दिया जाए शरीफिस्तान। ये मैं एक वीलॉग में जिक्र भी कर चुका हूं। और इसका जो दारुल हुकूमत हो वो हो कैप्टन सफदर। बड़ी तजवीज पसंद आई है, जर्नैलों को भी पसंद आएगी, क्योंकि जर्नैलों का जो मलबा माजा और इनके जो काम आने वाला, ये उसके काम आने वाले, वो नवाज शरीफ है।
تو یہ حق بنتا ہے اس کا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، اور سائمہ قبل بھی آپ کی تجویز جو ہے وہ بالکل بر وقت ہے۔ اس کے بعد ندیم قریشی نے اسمبلی میں کہا ہے کہ فیصل وارڈا جس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس خاتون نے 2 ارب کا جو ہے وہ اپارٹمنٹ لیا ہے مے فیئر میں، تو اس کا نام لیں نا، گنے بڑے اور اس کا نام لیں۔ لیکن زیادہ تر جو اشارے مل رہے ہیں وہ اشارے مل رہے ہیں، ایک دائی کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہولی فیملی کی دائی تھی، اور یہ مریم اورنگزیب اس کا نام ہے، اور اس نے جو ہے سنا ہے کہ بہت لمبا ہاتھ مارا ہے، خاص کر گرین بسوں میں تقریباً 4 سے 5 کروڑ اس نے فی بس جو ہے وہ سائٹ پہ لگایا ہے، اور 2000 بسیں تھی، اور اس نے ویسے بھی اشتہاروں میں بہت مال سائٹ پہ لگایا ہے، تو اس کا نام لوگ زیادہ لے رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو آواز خلق ہے وہ نکار خدا ہے، تو ندیم قریشی کہہ رہے ہیں کہ فیصل وارڈا جو ہے وہ نام لیں۔ اس کے بعد زبردست فیاض شاہ نے نقشہ کھینچا ہے گلگت بلتستان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پنڈ کا چودھری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پنڈ کا چودھری، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر نہیں، پاکستان سے باہر یہ نائی ہوتے ہیں، ان کے نیفے میں وہ ختنے کرنے والے اوزار ہوتے ہیں، ان کے نیفے میں حجامت کرنے والا اسطرہ ہوتا ہے، ان کے نیفے میں ہمارے بڑے بوڑھے تھے نا، تو وہ نائی آتے تھے، تو ان کے نیفے میں، یعنی وہ جو ہے نا ٹبے میں، ہم تو ٹبا کہتے ہیں، آپ ڈبا کہتے ہیں میرا خیال ہے، ان کے اوزار نہ ان کے ٹبے میں ہوتے تھے۔ لگتا نہیں تھا کہ ان کے پاس اوزار ہیں، لیکن جب بزرگ ان کے سامنے بیٹھتے تھے چارپائی پہ تو وہ اپنے ٹبے سے چیزیں نکالتے اور شروع ہو جاتے۔ تو ان کے ٹوبے میں ہے، چاہے وہ اردلی ہے چاہے وہ فیلڈ مارشل ہے، ان کے ٹوبے میں حجامت کا سامان ہوتا ہے۔ جو ہی یہ کسی کو دیکھتے ہیں گورے کو تو اس کی حجامت جو ہے یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو فیاض شاہ نے کہا ہے کہ پنڈ کے چودھری نے گلگت بلتستان کی ایک گائے، یعنی گلگت بلتستان ایک گائے ہے، اس گائے کو کس طرح تقسیم کیا ہے؟ اس نے گائے کا جو منہ ہے، گائے کا منہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ اب پیپلز پارٹی اس کو کھلائے گی پلائے گی، یہ اس کے ذمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پچھواڑا ہے یعنی گائے کا، وہ نون لیگ کو دیا ہے۔ نون لیگ اس کا گوبر صاف کرے گی، گوبر اٹھائے گی، اس کے اوپلے بنائے گی، جو اس کی کل اوقات ہے یہ اس کے ذمہ ہے۔ لیکن جو تھن ہے، تھن یہ دیے گئے ہیں جی احتلام پارٹی کو۔ یعنی بہت زیادہ آتا تھا جب ہم 17-18 سال کے 16 سال کے تھے، نئے نئے جوان ہو رہے تھے، کالج جاتے تھے تو بڑے لوگ ڈراتے تھے۔ پھر علیم خان نے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے احتلام کی اہمیت کو ایک پارٹی بنا لی، مکس کر کے احتلام پارٹی، تاکہ نوجوانوں کو احساس ہو کہ یہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، یہ ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے، بندہ جوان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو احتلام پارٹی کو دیے گئے ہیں جی تھن، کہ تھن جو ہے وہ احتلام پارٹی استعمال کرے گی۔ اب آپ شزا فاطمہ پہ بڑے جو ہے نا وہ سیخ پا ہو رہے ہیں سارے کے سارے کہ جی انہوں نے یہ کون سا قانون منظور کروایا ہے۔ لیکن اب میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو سماعت فرمائیں اور سر دھنیں کہ ہمارے ساتھ کب سے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ٹیلی کام کے بل پر بہت واویلا ہے، بہت شور ہے، بجا ہے، مگر ہمارے بھاڑے کی اکانومی میں یہ انوکھا اور پہلا قانون نہیں ہے، یہ غور سے سننا ہے، جس میں پرائیویٹ سیٹ سرکار کی مدد سے لوگوں کے وسائل ہڑپ کرتے ہیں، حکومت سے قانون سازی کراتے ہیں۔ سیٹ کس طرح؟ جی گڑ کنٹرول آرڈیننس 1948 میں ہی آ گیا تھا، جس کے تحت کسی پرائیویٹ شوگر ملز کی عملداری میں گڑ بنانے کی ممانعت تھی۔ 1948 میں یہ گڑ نہیں بنایا جا سکتا، سمجھ گئے ہو؟ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ 1948 میں جب 80 کی دہائی میں اتفاق والوں کی ملیں ضیاء نے سیاستدانوں کو سرکاری قرضے سے لگوا کر دی، تو اس قانون کے تحت دھڑا دھڑ بیلنے ضبط کیے گئے۔ اس کے بعد سے گڑ انڈسٹری آج تک نہیں اٹھ سکی۔ اس کے پیچھے بھی یہ لانتی خاندان تھا، یہ شریف خاندان، بیل نے ضبط ہوئے، اس دور کے لاکھوں کے بیل نے
क्योंकि हर दूसरे बंदे ने लगाए हुए थे, गुड़ बनाता था अपने लिए, गांव के लिए बेचने के लिए, इन्होंने जब्त करा दिए ज़िया के साथ मिलके। और कहा जाता है कि जब भुट्टो ने नेशनलाइज किया था इत्तेफाक ग्रुप को, तो उनके तकरीबन 10 से 12 लाख के असासे थे। जब ज़िया ने वापस किए तो अरबों वापस किए, अरबों, और उनको दोबारा खड़ा किया। जिस ज़िया के मज़ार पर ये आज जाने की तकलीफ नहीं करते, जिस ज़िया को ये आमिर कहते हैं, उस ज़िया ने, ठीक है जी। किसानों का गन्ना जबरदस्ती इन मिलों तक पहुंचाने के लिए सड़कों की जरूरत थी। जरा सुने सही, वो भी सरकार ने या इंडस्ट्री ने नहीं बनाए, बल्कि गन्ने के काश्तकारों पर शुगर सेस टैक्स लगाया गया। शुगर सेस, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं तो, टैक्स लगाया गया जो अभी तक वसूल किया जा रहा है। और ये टैक्स क्या है? हर एक मन गन्ने पर 1 रुपया। 40 मन गन्ना है तो 40 रुपए। अब एक ट्राली पे कितने मन गन्ना होता है आपको पता है, एक ट्रक पे कितने मन गन्ना होता है आपको पता है। 1 रुपया जो है ना वो फी मन। सबसे मजे की बात यह है कि ये टैक्स सरकार का कोई इदारा इकट्ठा नहीं करता, बल्कि शुगर मिल इकट्ठा करती है जी। शुगर मिल इकट्ठा करती है, यानी आने वाले गन्ने से शुगर सेस काट लेती है। गन्ने की अंडर इनवाइसिंग आम है, यानी अगर 1 लाख टन गन्ना क्रश किया गया है तो 50,000 टन शो किया जाएगा, जबकि सेस हर मन पर काटा जाएगा। जाहिर न किए जाने वाले गन्ने का सेस भी सेठ के पास जाता है। जाहिर भी नहीं करते, 1 रुपया फी मन, लेकिन जाहिर भी नहीं करते। है कोई ऐसी नगरी, है कोई ऐसा मुल्क, है कोई ऐसे सरकारी लुटेरे जो सरकारी तौर पर लूटते हैं। अब अगले मुद्दे पे आए। असद उमर कल ट्वीट करते हैं, असद उमर कहते हैं कि आज, यानी जो गुजरा हुआ कल था या परसों था, डॉक्टर जास्मिन राशिद को 10 साल की कैद हुई है। मंजर अली गिल हैं, अपनी जो आखिरत है आग से भरी है, क्योंकि आखिरत में आग नहीं है, बंदा अपनी आग खुद लेकर जाएगा। मंजर अली गिल भी इंशाल्लाह ट्राली भर के आग की लेकर जाएगा। तो जिस मुकदमे में फिर यास्मीन राशिद को सजा हुई और जो वकूआ FIR में आया, उस दिन यास्मीन राशिद ऑलरेडी जेल में थी। यानी मैं जेल में हूं, बाहर कोई वकूआ होता है, FIR में मेरा भी नाम दे दिया जाता है और फिर मुझे मैं ऑलरेडी बंद हूं। और अब जास्मिन राशिद, सरफराज चीमा और चौधरी साहब, एजाज साहब, इनकी सजा हो गई है 280 साल फी बंदा, 280 साल। डॉक्टर जास्मिन राशिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट का एजाज हासिल है। इनके बारे में कहा जाता है कि आधा लाहौर इनके हाथों पैदा हुआ है। हो सकता है सदरनी बूढ़ी वो भी इन्हीं के हाथों पैदा हुई हो। ये स्पेशल जाति थी गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में इस उम्र में, वहां पे बच्चियों को ट्रेंड करती, वहां पे बच्चियों को बताती डिलीवरी के मामलात। इनकी कई किताबें जो है वो गायनी पे मौजूद हैं, लेकिन गुस्सा नहीं जा रहा। मानसेरा से शहजादा लतासिब थे मेरा ख्याल है जिन्होंने इसको धूल चटाई नवाज शरीफ को, और लाहौर में अपने घर के हलके में, हीरा मंडी के हलके में, मेरा ख्याल है वहां पे यास्मीन राशिद ने वो 67,000 या 60,000 वोटों से हरा दिया। जर्नैलों का गुस्सा नहीं जा रहा, उसकी बेटी का गुस्सा नहीं जा रहा, नवाज शरीफ का गुस्सा नहीं जा रहा। उसका मुंह देखें कितना पोपला है, कितना वो अल्हम्दुलिल्लाह, कितना वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। वो लानती किरदार, और वो लानती किरदार वो 280 साल कैद दिलवा चुका है। और जिनका ये बाप है, जिनको बार बार नवाज शरीफ ने नाअहलों को चीफ लगाया, सिफारशी चीफ लगाया, जिनमें चीफ बनने की क्वालिटीज भी नहीं थी, उनको चीफ लगाया साजबाज करके, धंधा करके। ये वही नवाज शरीफ है जिसने, वो जरा थोड़े से कड़वे थे, आसिफ नवाज जंजुआ, जो बाद में पुरसरार हालत में जो है ना वो जां बहक भी हो गए। इनको मरी में
गाड़ी, नई गाड़ी, कोई कहता है मर्सिडीज थी, कोई कहता है BMW थी, बहरहाल गाड़ी रिश्वत देने की कोशिश की थी आर्मी चीफ को इस लानती ने। इस लानती को एक बंदे ने कहा कि फलां जो है ना महमूद नियाजी वो अपना बंदा है। सुनना है बात, अपना बंदा है। तो नवाज शरीफ ने कहा पैसे खाए उसने, तो बंदे ने कहा नहीं पैसे नहीं खाए, वैसे अपना बंदा है। ये उसको कहता है नवाज शरीफ, उसको पैसे खिलाओ तब वो अपना बंदा बनेगा, उसको पैसे खिलाओ, वैसे अपना बंदा नहीं है, उसको काना करो तब वो अपना बंदा बनेगा। ये मीडिया एंकर पर्सन कौन है? सरकारी हाजन, सलीम साफी, तलत हुसैन, सुहेल वड़ायत, इन पे माल लगा है, माल लगा है, ये काने हैं, हम पे तो कोई माल नहीं लगा कि उसको पैसे खिलाओ। ये नवाज शरीफ ने कहा। इसने आर्मी चीफ को रिश्वत देने की कोशिश की, हालांकि वहीं पे जजुआ ने इसको शूट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर जाहिर है जर्नैलों को आपको पता है कि वो जो है ना वैसे तो हर काम करते हैं। तो 280 साल जो है वो कैद हो चुकी है यास्मीन राशिद को, और इनका गुस्सा नहीं उतर रहा कि हमारे बाप को, हमारे जद्दे अमजद को इसने अपने हलके में जलील किया, हराया, धूल चिटाई, शिकस्त फाश दी, ये मरते मर जाएं। लेकिन इनको ये नहीं भूलेगा 8 फरवरी 2024 को जो कुछ इनके साथ हुआ। आजकल पीटीआई ने थोड़ी सी गैरत की पूरी खाई है, जमाल घोटा थोड़ा खाया है। असेंबली में जो हाल वो नून लीग का कर रहे हैं, शाहिद खट्टक, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो उनके मुंह पे कह रहे हैं कि हराम की तनख्वाहें खा रहे हो, हराम के अलाउंसेस ले रहे हो, हराम के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, माओ की भाड़ें खा रहे हो, बहनों की भाड़ें खा रहे हो यहां बैठ के, लेकिन कोई जवाब नहीं है। खा जो रहे हैं, खा जो रहे हैं, क्या करें, क्या जवाब दें? जर्नैल खिला जो रहे हैं। बहरहाल जी 280 साल डॉक्टर जास्मिन राशिद की जो है वो टोटल सजा हो चुकी है, लेकिन अभी केसेस बकाया हैं। अभी जर्नैलों को गुस्सा नहीं उतर रहा। जर्नैलों को गुस्सा पानी बंद करने पे नहीं आता, हम उनकी सांस बंद कर देंगे। एक यूनिवर्सिटी में DGISPR गए और DGISPR कहते हैं, मोदी कहता है हम इनका पानी बंद कर देंगे। ये बड़ा लय में आपने सुनना है, बंद कर देंगे। हमने कहा तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। आगे से लड़कियों और लड़के बड़ी सीटियां बड़े गिर गए। राणा सनौला कह रहा है 5 डैम बन रहे हैं चिनाब पे। फील्ड मार्शल साहब थोड़ा जा टाइम कड्डो, अल्लाह ना इन्हें थोड़ा जा टाइम कड्डो, सांस बंद करो, असा इंतजार कर रहे हैं। इंडियन साफ बंद करो, बिल्कुल करो। राजनाथ सिंह ना करो, अमित शाह ना करो, मोदी ना करो, पता चले 71 ना बदला गिनो भाई, बदला गिनो। निकालो शाहीन, निकालो गजनवी, निकालो हतफ ना, तो इस तरह तुसा रखें भाई यू जी तुसा अल्लाह की फौज हो, कड्डो कड्डो बाहर और बनाओ निशाना ताकि ऐसे उड़े डैम फिजा में कि लग पता जाए, फिर हम नारे लगाएं, फिर हम गलियों में आ जाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएं, GHQ पे जाके फूलों की बारिश करें। उड़ाओ ना डैम, उड़ाओ, सांस बंद कर देंगे। तो DGISP और खुद भी गायब है कि उनसे पूछेंगे सर जी वो जेड़ा साफ बंद करना ने। राणा सनौला कह रहा है कि जब हमें पानी जरूरत होगा वो बंद करेंगे, जब हमें पानी जरूरत नहीं होगा वो खोलेंगे। ड्यूटी किसकी है? या तो मुझे ड्यूटी दे, मुझे ड्यूटी दे, या किसी चंगे बंदे को ड्यूटी दो। सिराजुल हक साहब को आर्मी चीफ बना दो कुछ दिनों तक, उनको इमरान खान को बना दें, इमरान खान को कुछ अरसे के लिए बना दें, यानी वो पानी का खुलवावे। कोई तो अब्बास अलमदार की सुन्नत पे चले, कोई तो मशक लेकर जाए फुरात पे और दरिया खुलवाए, और खुलवा भी ले दरिया। उधर तो सैयद और शाह और पत्नी क्या क्या खुलवाए पानी, इधर जास्मिन राशिद पे शेर है कि 280 साल जो है ना वो सजा सुना दी है। बहरहाल अगली खबर पे चलते हैं। 25 अरब 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये यो हनी सिंह का गाना सुना है आपने? 4 बोतल वोडका,
वोडका आप समझते हैं, रशिया की बड़ी मशहूर जो है ना वो मशरूब मगरब है, सुना, बड़ी मजेदार है। जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सरूर है वोडका, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ये गाना है जो हनी सिंह का। तो 25 अरब रोज का काम मेरा रोज का, 25 अरब रोज। फील्ड मार्शल साहब, आप कौमी मुजरिम हैं, आप चीफ नहीं है, आप सीडीएफ नहीं है, आप कौमी मुजरिम हैं, आप इस कौम के मुजरिम हैं, आप क्रिमिनल हैं, क्योंकि आप क्रिमिनल लेकर आए और आपने इस कौम के बखी उधेड़ दिए। कौम आपको नहीं भूलेगी, कभी भी नहीं भूलेगी, और कौम आपको किन अल्फाज में याद करेगी, ये अगर आप सुने या याद करती है तो आपके कानों से वो जो ट्रेन धुआं मारती थी, स्टीम ट्रेन किसी दौर में, उस तरह का काला धुआं वो आपके जो है वो कानों से निकलेगा। अगली खबर पे चलें। F6 में बड़े महंगे महंगे प्लॉट हैं, बड़े महंगे महंगे, इनकी जो कीमत है वो 25 करोड़ है, 20 करोड़ है, खाली पड़े थे, वहां से जो है ना वो भड़वे गुजरे, वहां से ब्रोकर गुजरे, यानी जिनको आप जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नजर पड़ गई तो उन्होंने कहा यार तो प्लॉट खाली पाए, और हम सारे काम कर रहे हैं हुकूमत के, सारे फैसले हुकूमत के कर रहे हैं। तो बहरहाल जी उन्होंने हुकूमत को कहा कि F6 प्लॉट ही प्लॉट पैन, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को वो F6 वाले प्लॉट जो फी प्लॉट जो कीमत है वो 20 कम से कम 20 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़, ये प्लॉट सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो है वो दे दिए गए हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ मिला के खबर पढ़ें। मियां मनशा, ये जाती उमरा में रहता है, ये फ्रंटमैन है शरीफ खानदान का, फ्रंटमैन। पाकिस्तान में अगर जो रिपोर्टेड पैसा है, रिपोर्टेड सबसे ज्यादा, इसकी तस्दीक इमरान खान ने भी की है कि सबसे ज्यादा जो रिपोर्टेड पैसा है वो इस बंदे के पास है, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो रिपोर्टेड नहीं है ना, इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है पाकिस्तान में। ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जो है ना वो मालिक है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इसके कपड़े की मिलें और फिर आईपीपीज में इसको अदा हुआ है जी साल का 60 अरब रुपया। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 60 अरब रुपया इसको साल का अदा हुआ है, और 1 यूनिट इसके आईपीपी ने पैदा नहीं की। और जी खैर खैरियत है, बैठे रहो चुप करके। मेरा ख्याल है अगर माजरत मुझे एक आयत का मफहूम जो है ना वो याद आ रहा है, मैंने एक आलिम से सुना था, अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं पहले माफी मांग रहा हूं कि अल्लाह पाक को ऊंचा बोलना पसंद नहीं है। कोई भाई मेरी रहनुमाई भी कर दे, लेकिन हक के लिए, सच के लिए। ये मैंने एक आलिम से सुना था, ये मैं आपके सामने रोजाना चीखता हूं। मेरी आवाज आपके कानों को नागवार भी गुजरती है, कभी की तरह आवाज है मेरी, कोई आवाज इतनी सुरीली तो नहीं है। मैंने पहले कहा कि आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज हूं भाई, मशकूर हूं। 2000 बंदों को देखना कोई मामूली बात नहीं है यूट्यूब पर, मेरे जैसे बंदे को। यानी आप मेरी शक्ल देखें, आप मेरी जो है ना जुबान देखें, आप मेरा जो है ना वो आवाज सुने, जिस तरह 4-5 कवि बोल रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपका बड़ा जिगर है जो 2000-2500 लोग देखते हैं। और फिर मैं इस बात पे भी मशहूर हूं कि आप तकरीबन आधी वीडियो देखते हैं, यानी ये डैशबोर्ड पे शो होता है 40 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट शो होता है कि आप लोग 20 मिनट देखते हैं, और यकीन करें कि ये बहुत ज्यादा एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। और मैं आपको मशकूर हूं भाई, मशकूर हूं। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं इस टेबल पे मुर्गा बन जाऊंगा। मैं मशकूर हूं आप लोगों का, बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जो है वो मुझे सुनते हैं। बहरहाल ये जो है ना वो 60 अरब सालाना 1 यूनिट जो है वो पैदा नहीं किया इसके आईपीपीज ने। लेकिन आप इसके साथ मिला के अगली खबर पढ़ें। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, और यहाँ का चांसलर जब बाहर निकलता है, अपनी महंगी गाड़ी में बैठता है, तो एक उस्ताद उसकी गाड़ी के सामने लेट जाता है। मैं खुद उस्ताद हूँ,
टोटल औकात मेरी पाकिस्तान में 2% है। मैं मास्टर हूं, मुझे लोग मास्टर कहते हैं कि ये 2% का मास्टर, ये गंदे कपड़ों वाला मास्टर, इसकी क्या औकात है इस मुआशरे में। और इस मुआशरे में जो मास्टरों की औकात है तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। मास्टरों के साथ यही होना चाहिए। वो सूरज बांटने की कोशिश करते हैं, वो रोशनी बांटने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बुरे अलकाब से पुकारें, आप मुझे गालियां दें, आप मुझ पर लान तान करें, क्योंकि मैं भी एक मास्टर हूं। मैंने भी 93 से लेकर 2024 तक सूरज बांटने की कोशिश की है, रोशनी बांटने की कोशिश की है। और ये रोशनी जर्नैलों की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये रोशनी इशराफिया की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें फांसी दी जाए, हमें जो है वो दार पर लटकाया जाए, हम पर तानो तशनी की जाए, हमें गालियां दी जाएं, क्योंकि ये मास्टर वाइस चांसलर की गाड़ी के आगे लेट जाता है और कहता है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मुझे तनख्वाह दे दें, मेरी तनख्वाह रिलीज करवा दें। ये वाकया है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का, और वो आगे लेट जाता है चांसलर की गाड़ी के। तो आप मास्टरों के साथ जो मर्जी सलूक करें, मास्टर इसके जो है वो हकदार हैं। अब हम अपने सेकंड लास्ट मुद्दे पे आएंगे। एक बड़ा मशहूर गाना है, जब भी घुट के जो पावे एक बार गुजरा। अब आप कहेंगे कि आप सुर के साथ सुनाएं, क्योंकि मेरी आवाज कमों जैसी है। जब भी घुट के जो पावे एक बार गुजरा, सारी उम्र रवांगी ताबेदार गुजरा। कल जो जफ्फी सट्टी है फील्ड मार्शल ने जेरेड कुश्नर को, मैं सोच रहा था कि कहते हैं कि इनसे बड़ी नागवार बदबू आती है। ये जेरेड कुश्नर, ये चार्ल्स कुश्नर का बेटा है। चार्ल्स कुश्नर तमाम यहूदियों के और डेवलपमेंट्स का फंड करता है, उनकी तंजीमों को। बहुत बड़ा यहूदी है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू से इतने ताल्लुकात हैं कि जेरेड कुश्नर कहता है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू हमारे घर आता तो मेरे बिस्तर पे सोता। ताल्लुकात देखें, ताल्लुकात देखें आप, मेरे बिस्तर पे सोता। उस जेरेड कुश्नर को जब फील्ड मार्शल ने जफ्फी सटी है ना, यकीन करें यार किस तरह थूका आइसक्रीम की तरह चाटते हैं। किसको कहते थे यहूदी एजेंट। इमरान कितना बड़ा आदमी है यार, कितना बड़ा आदमी है, कितना दरवेश है। इसी जहान में अल्लाह पाक उसके मुखालफों से आइसक्रीम की तरह थुक्का चटवा रहा है। आपने कभी देखा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इमरान को? आपने ये देखा होगा कि एक हाल में जब बेंजामिन नेतन्याहू आता है सारे खड़े हो जाते हैं, खान साहब सीट से नहीं उठते। ये देखा होगा आपने, नहीं देखा तो यूट्यूब पे देख ले। लेकिन ये जफ्फियां, जफ्फी क्या कहते हैं यार, जब भी घुट के जो पावे एक बार यहूदिया। कौन है यहूदी एजेंट? बगलें सूंगी, बगलें बिछ बिछ जाते हैं, कान पकड़ लेते हैं जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। और जब पाकिस्तान में आते हैं तो नमरूद, शद्दाद, फिरौन, यजीद, बख्त नसर उनके सामने एकड़ो, उनके सामने। ईरानियों ने कहा नहीं बनवाते ग्रुप फोटो, दबो दो तो आदि नहीं बनवाते, वाकूफ कर गए। मोहसिन नकवी इराकी के पीछे भागता गया है, अर्दली पीछे भागता गया। उन्होंने कहा नहीं बनवाते कातलों के साथ। उनके वफ्द का नाम है मिनाप 167 बच्चियों का, नहीं बनवाते, नहीं एतबार करते इन झूठों पे, ये धोखेबाज हैं, नहीं करते मुज़ाकरात। जो डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे बयान दे रहा है, लेकिन इनकी जफ्फियां, इनकी पपियां। और फिर जेडी वांस ने तो हद कर दी। जेडी वांस ने कहा कि 2 बंदे हैं दुनिया में, 2 बंदे, एक मेरी इंडियन बीवी और एक फील्ड मार्शल। अब इसका क्या मतलब है लाइन का मुझे नहीं पता कि ये 2 बंदे दुनिया में हैं, तीसरा बंदे ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम नहीं लिया और शर्माना फील्ड मार्शल लख लानोते तुआरे ते, ओ लानतियो तुआरे ते लख लानोते। उत्थे खलो के शर्माने पयो, जफ्फियां घुट घुट पाने पयो।
اور جو ہے نا ادھر قوم کے ساتھ کیا حشر کر دیا ہے تم نے، کیا حال کر دیا ہے۔ ارشد کنڈی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر اڑائی جائے اور نواز شریف اور یحییٰ خان کی لگائی جائے۔ یحییٰ خان نے اس ملک کا جغرافیہ بدلا، ملک تھوڑا، اور نواز شریف نے اس ملک کی معیشت کی واٹ لگائی، اس ملک کی معیشت کو بدل کے رکھ دیا، اتنی لوٹ مار کی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال جب گھٹ کے جو پاویں ایک بار یہودیا، ساری عمر روانگی تابے دار یہودیا۔ کیونکہ پتہ تھا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جی ایچ کیو کے جرنیل بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ جفی کہ بس یہ تو جی امریکہ کا بندہ ہے، لہذا ہر کوئی چپ کہ اس کے پیچھے تو امریکہ ہے، کوئی بات نہیں کرے گا، صرف اقتدار کو لمبا کرنا، صرف اقتدار کو لمبا کرنا۔ کیا پاکستان کا کیا مفاد ہے نا جفیاں، جیرڈ کرشنر کی بغل سنگل میں کیا مفاد ہے پاکستان میں؟ مان نہ مان نہ تیرا مہمان۔ بہرحال یہ وہ پرانا تھا ہمارے دور میں، میں نے تو نہیں کیا، مجھے موقع نہیں ملا ہے۔ دیکھنے والے ایکسپریشن تھے فیلڈ مارشل کے، کاش قوم تعریف کرتی، کاش قوم سلام کرتی اور آپ اس طرح شرماتے۔ لیکن آخری قصے پہ آتے ہیں۔ تعلیم سب سے زیادہ تباہ کن اور بڑا دشمن ہے۔ یہ واقعہ ہے شہاب صاحب جب ڈی سی تھے جھنگ کے، 535 صفحہ ہے، ذرا واقعہ ملاحظہ کرائیں۔ الوداع جنرل عاصم منیر، الوداع غریبوں کے بچے اسکول جاتے رہیں گے، ہمارے جیسے 2 ٹکے کے ماسٹر سورج بانٹتے رہیں گے اور آپ کی عزت نہیں کی جائے گی۔ اس کو ذرا لنک کریں۔ 2 بڑے ذمہ دار مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور آپ کو نہ بتانا یہ زیادتی ہوگی۔ ایک بڑے ذمہ دار صاحب جب ملاقات کے لیے آئے، خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تھے، لیکن تعلیم کے فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے، جناب آپ اس پسماندہ ضلع کے لیے نیکی کا ایک اور کام کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے مفت تعلیم، زمین مفت، یعنی سکول کے لیے زمین مفت، کمروں کی تعمیر کے لیے 20,000 روپیہ لاکھ اس دور میں، اور ایک استاد کی ایک بس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ذمہ دار کہہ رہا ہے گاؤں میں۔ میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا، نیکی اور پوچھ آپ جب فرمائیں گے سکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا، بلکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس سکول کا افتتاح کرنے کے لیے عزت مآب وزیر تعلیم کو خود یہاں دعوت دی جائے۔ غور کرنا ہے۔ ذمہ دار صاحب خوش میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ کوئی 1 ہفتہ بعد اسی علاقے کے ایک اور بڑے ذمہ دار ملنے آئے۔ بیٹھتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا، جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بندہ بالکل بے گناہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے روحانسی آواز میں تفصیل سنائی۔ پچھلے ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا، وہ یہ سکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے۔ ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے مویشی چرا لاتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کروا دیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے، لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں برباد کرنے پر اتر آیا ہے۔ نسلیں برباد۔ تعلیم کا کیوں بجٹ کم کیا جاتا ہے؟ نسلیں برباد ہوں گی پڑھ گئے تو۔ اگر پڑھ گئے تو اگر مالو مسلی کا بیٹا پڑھ گیا، اللہ دیتا نائی نہ پتر پڑھ گیا، وہ اب نسل تباہ جو ہے وہ کرنے پر اتر آیا ہے۔ اس لیے آپ سے سکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے۔ مخالف ذمہ دار کا گاؤں تھا۔
فروغ تعلیم کے فضائل پہ یہ نرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی، آپ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی پیشکش آپ بھی کریں اور اس کے گاؤں میں 2 اسکول کھلوا دیں، زمین مفت دیں، ٹیچر کی تنخواہ سال کی دیں، کمرے بنوا دیں اور 2 اسکول اس کے گاؤں میں کھلوا دیں، یہ سن کر ان کی کسی قدر تشفی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی پیشکش لے کر نہیں آیا۔ دونوں جاگیردار میرے پاس نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے یہ واقعہ جھنگ کے بیرسٹر یوسف کو سنایا تو وہ مسکرا کر بولے، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے اپنا مشترکہ فرض سمجھ کر مکا کر لیا ہوگا۔ نواز شریف اور جرنیل مکا کر لیا کہ تعلیم نہیں دینی، آپس میں مکا کر لیا ہوگا۔ بڑی ذمہ داریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تعلیم کو ہی سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن سمجھا جاتا ہے۔ جرنیل بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیم سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن ہے، لیکن الوداع جنرل عاصم منیر، الوداع جب بھی ہو، قوم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ جب بھی گھٹ کے جو پاویں ایک بار یہودیا، ساری عمر رواں گی تابعدار یہودیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔